हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वकार। तो आप लोगों ने जो लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा कि आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग के बारे में हम लोगों ने बेसिक आपको पढ़ाया और बेसिक कंप्लीट कराया कि क्या-क्या होता है, क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वो सीक्वेंस किस तरह का होता है, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इन सभी के बारे में बेसिक डिटेल आपको बताया। तो अब लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कि ये सब एक्शन कैसे होता है, एक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कब करता है, कैसे कट करता है और फिर हम लोग ये भी देखेंगे आगे चल के कि आप जब जॉइन कराते हैं तो क्या-क्या फीचर होनी चाहिए, जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उसके फीचर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो जाकर पहले वो वॉच कीजिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, हम लोग सीयूटी, यूजी का ही तैयारी अभी भी कर रहे हैं। उसी में लेक्चर 2 जो हम लोगों के लेके आए हैं, ये जो आपका यूनिट 4 है, उसी का पार्ट है। तो चलिए देखेंगे कि एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है? एक्शन कैसे करता है ना? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने बात किया था कि एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस कैसा होता है? पैलिंड्रोमिक होता है। आपको थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं कि जो अगर लेक्चर 1 भी नहीं देखे, फिर भी उनको थोड़ा समझ में आए कि क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के बारे में हम लोग उस लेक्चर में किए थे बात, तो वो वहीं रहने देते हैं। बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें, तो वो क्या होता है? वो किस तरह के सीक्वेंस को करता है आइडेंटिफाई? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का कहने का मतलब है कि हम उसको 5 प्राइम एंड, चाहे दोनों स्ट्रैंड में से किसी भी एंड से हम लोग शुरू करें तो सेम सीक्वेंस हमको मिलेगा, ठीक है? Restriction enzyme cut the strand of DNA little away from the center of palindromic site, ठीक है? But between the same two base on opposite direction, opposite strand, this leave a single stranded portion at the end. इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये दो स्ट्रैंड हैं आपके, ठीक है? ये दो स्ट्रैंड हैं, इसमें जो है आपको जो ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो ये है, ठीक है? ठीक है? इसका सेंटर क्या हुआ? ये हुआ सेंटर दोनों का, ठीक है? मतलब इसका सेंटर आप देखिए तो ये हुआ है। ये मान लीजिए कि आपको रेस्ट्रिक्शन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसका सेंटर आप कहेंगे तो सेंटर बीच में होगा, ठीक है? तो सेंटर की जब बात कर रहे हैं, तो आप सेंटर देखिए तो मान लीजिए कि ये सेंटर है, मिडिल या सेंटर कह लीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट करता है वो सेंटर से थोड़ा-सा आगे पीछे करता है, ठीक है? तो अब मानते हैं कि कोई आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो आपको कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। अब फिर ये भी कह रहा है सेम 2 बेस में, अगर मान लीजिए कि जीए के बीच में यहाँ कर रहा है, तो एजी के बीच में यहाँ भी करेगा, ये एजी यहाँ होगा, तो ये यहाँ पे कट करेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ कट किया तो आपका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था वो आपको थोड़ा-सा साइड से, दोनों साइड से हुआ। तो इसीलिए जो सिंगल स्ट्रैंड कुछ आपको मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिप किया तो एक स्ट्रैंड ऐसे निकल जाएगा। ये चीज़ हम आपको पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, तो थोड़ा फिर से आपको रिवीजन कराने की कोशिश करें, तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड यानी दोनों पोर्शन में मिल गया, तो वही कर रहा है दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड। इसी एंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के कट को क्या कहते हैं? स्टिकी एंड कट कहते हैं, ठीक है? ये स्टिकी एंड इसी को कहते हैं। अगर कोई ऐसा जो सेंटर में या इस सेंटर पे करता या जहाँ भी करता है एकदम आमने-सामने करता, तो हमें किस तरह का मिलता? वो इस तरह का मिलता। इसको हम लोग क्या कह रहे थे? ब्लंट एंड कह रहे थे। ये सब जो रिवीजन हम आपको करा दे रहे हैं, पहले के क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो इसको ब्लंट एंड कहते थे। तो ये ओवरहैंग स्ट्रेच हो जाएगा, जिसको स्टिकी एंड कहते हैं। दीज़ नेम्ड सो बिकॉज़ दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ रेक्स एंडो लाइगेज। तो ये जो स्टिकी एंड होता है, इसको जॉइन करना ईज़ी होता है कंपैरिजन टू ब्लंट एंड। क्यों? क्योंकि स्टिकी एंड क्या है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री ही बेस पेयर है आमने-सामने। तो जैसे ही आमने-सामने आएगा तो डीएनए लाइगेज जो होता है बहुत ईज़िली इसको लाइगेट कर देगा, जॉइन करा देगा, या सेल्फ लाइगेट भी ये हो सकता है। ये प्रोसेस होते हैं। स्टिकी एंड का एक कह सकते हैं बेनिफिट ये होता है कि सेल्फ लाइगेट भी हो जाता है। आपको किसी लाइगेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इस तरह से करते हैं। समझ गए? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है? इस ब्लंट एंड को थोड़ा जॉइन कराना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे ये है, ये कब्ज़े की तरह है, तो ये आकर के इस तरह से फँस जाएगा, लेकिन अब ये ऐसे हो, दोनों कभी जॉइन हो पाएगा जल्दी? नहीं हो पाएगा। इसको जॉइन करने के लिए फिर हमें बाँधना पड़ेगा, जिसको हम लोग लाइगेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? या फेविक्विक लगा के चिपका दें, दोनों चिपक जाएगा, है ना? तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल।
विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और जीनोम। तो जेनेटिक इंडोन्यूक्लियस जो करते हैं हम लोग यूज करते हैं, जो जेनेटिक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसका हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज करते हैं कि जो डिफरेंट सोर्स, जैसे आपने देखा कि साल्मोनेला टाइफी का जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था, साल्मोनेला टाइफी का हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, एंटीबायोटिक जीन, रेसिस्टेंसी जीन, उसको कट किए थे, ला करके लाइगेट किस में करा दिए थे, इंट्रोड्यूस ई कोलाई में। तो देख रहे हैं दो अलग 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 सोर्स है, दो अलग अलग आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म स्पेसीज के बैक्टीरिया हैं जिसको हम ला करके ज्वाइन कराए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी चीज को। और उस जो दो अलग अलग सोर्स को ला करके जो हमने ज्वाइन कराया है उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे आरडीएम, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मोलेकुल। ठीक। When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have same kind of sticky end and they can be joined together using DNA ligase। जो हम अभी बता रहे थे आपको कि जो जब दोनों सेम एंजाइम से कट होगा तो वो जा करके एक दूसरे से ज्वाइन हो सकता है डीएनए लाइगेज के थ्रू। ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा आपको एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जैसे देखिए ये आप मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रैंड है, एंजाइम कट द बोथ स्ट्रैंड, ये यहाँ पे देख रहे हैं जीए के बीच में आकर के कट कर रहा है, यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी जीए के बीच में आकर कट करेगा, ये यहाँ पे आपको गलत चला गया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप समझिए ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये इको R1 है, ये इको R1 जा करके दोनों को कट कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कट किया तो ये अलग तरह का निकल गया। ये कौन है, ये आपको जहां से भी आपने, आपका डीएनए है इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो है, एक मान लीजिए, ठीक है। ये जो है आपको जो है, ये आपको जहां पे आपको ज्वाइन कराना है वो ये है, मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका प्लाज्मिड का डीएनए, ठीक है, ये मान लीजिए प्लाज्मिड है, वेक्टर है, जो वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सेम इको R1 से आया, ये यहाँ पे कट किया, इस तरह का दोनों आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टिकी एंड मिला, यहाँ पे भी स्टिकी एंड मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे G है, C है, ये तो चलिए एक दूसरे से कम्प्लीमेंटेड है, बट TTAA खाली है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए AATT, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हैं AATT। अगर ये जाएगा डीएनए लाइगेज जिसको ज्वाइन करा देगा या सेल्फ कम्प्लीमेंट्री भी ये बना देगा। तो इस तरीके से आपको जो ये लास्ट में मिला ये ज्वाइन करेगा स्टिकी एंड, और ये जो लास्ट में मिला इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, आरडीटी कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। अब बात करते हैं कि आपको जो है आरडीटी का, अब तो ये तो सिर्फ हमने कट और ज्वाइनिंग दिखाया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो एक एक चीज़ देखते हैं। ये वेक्टर है जो प्लाज्मिड हो सकता है, ये जो है फ्रेगमेंट है डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों लाइगेट किया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। अब जो है जो बैक्टीरिया है ये कोई होस्ट है जिसमें हम इसको, इस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको ला करके इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करेंगे, ये देखिए बैक्टीरियम कैरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, अब ये जो है ये ला करके हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, अब इसमें होस्ट में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये जो है कॉपी नंबर से, क्योंकि हम बताए तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ना प्लाज्मिड, अब ये कॉपी नंबर अपना बढ़ा दिया, अब इसका जो प्रोजेनी आया उसमें भी कॉपी नंबर बढ़ता गया। उसके बाद जो हमें कॉलोनी मिलेगा जो स्पेसिफिक, मान लीजिए कि ये जो जीन था वो आपको किसी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करा रहा था, तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया में आपको इस कॉलोनी में मिलेंगे वो सभी के सभी के पास वो कैरेक्टर होगा कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी वो प्रोवाइड कराएगा। अब आइए सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब डीएनए फ्रेगमेंट हमने कट कर दिया, हमने मान लिया कि हमने कोई डीएनए लिया, डीएनए को लेकर के हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, कट कर दिया। कट हुआ, कहाँ हुआ, है ना, कितने बेस पेयर का हुआ, आप कैसे उसको आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे बाकी सब, क्योंकि ऐसे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा तो लिक्विड मीडिया में आपको डीएनए थोड़ी दिख रहा है कि हाँ AATT GGCC जा रहा है, हमने यहाँ पे कट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं दिखता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाकी सारे जो भी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको ले लेंगे, बाकी सब डीएनए को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो सेपरेट करेंगे उसको, और किस किस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं वही हम लोग बेसिकली देखेंगे। इसमें जो हम सेपरेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। देखते हैं, कट स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा सीक्वेंस था, इसमें 3-4 जगह आपको जो है जीन ऑफ जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था वो सब कट कर दिया।
अब इसमें आपको मिल गया। अब आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ वही आपको चाहिए, वो कैसे देखेंगे, वो सेपरेट करेंगे बाकी सबसे, वो देखेंगे। तो कई सारे फ्रेगमेंट मिले। दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाई टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग डीएनए रन करते हैं और उसमें हम लोग साइज के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ है, और फिर उसको सेपरेट करते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करते हैं। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मोलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाई फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड एनोड। ठीक है, डीएनए में आप देखे होंगे कि डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो पोल होते हैं ना, दो तरफ से पोल होते हैं, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव चार्ज है वो किससे अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिव चार्ज के से अट्रैक्ट होगा। तो जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमने अपना डीएनए आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आपको कैरी कर जाएगा या मूव कर जाएगा। ठीक, तो इसी बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब ये एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या मीडियम कह लीजिए, मैट्रिक्स क्या चीज़ का होता है, एग्रोज का होता है। एग्रोज देखेंगे कि कहाँ से आइसोलेट होता है, ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा इस पे पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग कहाँ यूज करते हैं, है ना, क्यों यूज करते हैं। तो इस तरह से नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोज, जो हम बता रहे थे, जो कि पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स, है ना, सी वीड से ये एक्सट्रैक्ट किया होता है। The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. Hence, the smaller fragment size and the farther it moves. डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है, जब सेपरेट करते हैं उसको, तो वो क्या होता है, किसके इन्फ्लुएंस है, सीविंग इफेक्ट के इन्फ्लुएंस में थोड़ा से वो जाकर के मूव कर रहा होता है। तो जो स्मॉलर होगा, जो स्मॉलर डीएनए होगा वो फास्ट मूव करेगा, है ना, क्योंकि जो एग्रोज में होता है वो पोर्स होते हैं ना, पोर्स बने होते हैं, तो उस पोर्स के थ्रू वो मूव कर रहे होते हैं डीएनए। तो जो स्मॉलर होता है वो छोटा छोटा होता है, वो जल्दी 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 फास्ट मूव करेगा आपको टुवर्ड पॉजिटिव पोल। ठीक है, वहीं जो लार्जर होगा वो क्या होगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो इस तरह से आपका जो आप जो एक सीक्वेंस में लिए थे बहुत सारे मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट है डीएनए का, तो वो इस तरह से साइज के बेसिस पे आपको ये आपको चार्ज से इन्फ्लुएंस होकर मूव करता है और सेपरेट होता है। The separated DNA fragment can be visualized only after the staining of DNA with compound known as ETBr, ethidium bromide, followed by exposure of the UV radiation। अब DNA क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो आपको दिखेगा नहीं जब मूव कर रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग एक डाई का यूज करते हैं जिसको कहते हैं ETBr। ETBr क्या होता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। याद रखिएगा, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, इंटरकैलेटिंग एजेंट कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है, उसके बीच में जाकर के ये बाइंड करता है और उसके सुपरकॉइलिंग को नेगेटिवली सुपरकॉइल में बदलता है। तो वो आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट एक मोटा मोटी बात याद रखिए कि एटीबीआर क्या होता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। ये डाई क्या होता है, ये डीएनए से जाके बाइंड करता है, तो जैसे डीएनए बाइंड करेगा तो ये फ्लोरेसेंस देता है। ठीक है, तो जब ये फ्लोरेसेंस देगा तो आपको दिखेगा, जब आप यूवी रे आप इस पे देंगे तो वो आपको डीएनए दिखेगा जेल में कि कहाँ तक वो मूव किया है। आपको हम लोग फिगर आपको इमेज के द्वारा भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में देखिए, ये जो आपका डीएनए है ये आपका मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। नेगेटिव पोल में हमने जेल में आपको ये जो भी डीएनए था वो डाला, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा। चलिए हम लोग एक डिटेल में आएंगे, पहले यहाँ कंप्लीट कर लें। You can see bright orange color band of DNA in ETBr stain gel exposure to the UV radiation। जैसे UV radiation से देंगे तो ये आपको bright orange कलर का दिखेगा। The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। फिर जब आप देख लेंगे कि हाँ आप, क्योंकि एक साइड हम लेजर दिए होते हैं, लेजर का काम क्या होता है, वो हमें नोन सीक्वेंस होता है, नोन लेंथ होता है कि 4 KB का है या 5 KB का है। तो इस बेसिस पे जब इसके सामने आपका कोई डीएनए मिल रहा है, इसका मतलब ये 5 KB का है, तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, कट करके हम लोग जेल पीस से निकाल लेंगे। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इल्यूशन इस स्टेप को कहते हैं। इसके लिए भी हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक होता है जिसके बेसिस पर हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। बट यहाँ पे आप लोग मोटा मोटी रखिए कि जो सेपरेटेड बैंड होता है उसको कट करके हम लोग निकालते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन कहते हैं। The DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA molecule by joining them into the cloning vector। तो इस तरीके से जो आपका पीस ऑफ डीएनए था वो आपको एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये जाकर के हम लोग जो क्लोनिंग वेक्टर है उसमें ले जाकर के इसको इंसर्ट करा सकते हैं।
देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये एग्रोस जेल है। एग्रोस जेल में हम लोगों ने क्या किया वेल बनाया है, यहाँ पे 4 वेल दिख रहा है, ठीक है? इसी वेल में हम लोग जाकर के अपना जो डीएनए होता है इसको इसी में जाकर के प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जब इंसर्ट करेंगे तो ये जो है आपको नेगेटिव पोल होगा, है ना? ये पॉजिटिव पोल होगा। ये जब पॉजिटिव पोल होगा तो ये यहाँ से आपको ट्रैवल करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। देख रहे हैं जो छोटा है वो बहुत तेज़ी से बाहर चला आया, मतलब अब ऑलमोस्ट एंड पे आ गया। लेकिन जो बड़ा है अभी भी वो यहीं पे है। तो जो जितना बड़ा होता है, लार्जर होता है, वो उतना ही आपको स्लो रन करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का देखेंगे तो ये लेडर है। लेडर का सीक्वेंस जो है नोन होता है, कितने सीक्वेंस का है सब, और उसी के अकॉर्डिंग जब वेल में डालते हैं तो ये लेडर रन करेगा और यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी आकर के ये आपका बैंड इससे मैच कर रहा है वो उसी लेंथ का होगा। ये हम लोग मान के चलते हैं। ये पावर सप्लाई होता है, एक तो पॉजिटिव पोल होता है, एक तो नेगेटिव पोल होता है। ये आपका ओरिजिनल इमेज है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ये आपका जेल का पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों ने लोड किया है। ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, इस तरह से रन करता है। और इस तरह से हम जब यूवी रे देते हैं तो आपको इन्फ्लुएंस में आपको बैंड दिखता है। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर कहने का मतलब है कि जो जिस क्लोनिंग में हम जिस वेक्टर को ले रहे हैं वो वेक्टर क्या होता है, उसकी फीचर क्या होता है, उसकी जो टूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो हम आपको पहले ही बता रहे थे जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। फर्स्ट लेक्चर में ही बात किया था। और उसमें क्या होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होता है। वैसे ही बैक्टीरियोफाज के जो डीएनए होते हैं उसके पास भी होता है, ठीक है? तो बैक्टीरियोफाज बिकॉज़ देयर हाई नंबर पर सेल हैव अ वेरी हाई नंबर कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियोफाज को अगर एज ए वेक्टर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो कॉपी नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें कॉपी नंबर मिलेगा। अगर उसमें जो अभी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने डाला है तो वो ज़्यादा हमें मिलेगा। सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 और 2 पर सेल वेयर अदर में हैव 15 टू 100 कॉपी पर सेल। एक सेल में कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड है जिसमें बस एक आपको एक नंबर बढ़ेगा, मतलब कॉपी नंबर एक बढ़ेगा। जैसे एक आपने प्लाज्मिड डाला है होस्ट में तो वो एक बार आपको रेप्लिकेट करेगा और रह जाएगा। कोई है कि जिसमें 15 से 100 200 बार करेगा। बैक्टीरियोफाज तो और ज़्यादा हज़ारों बार के हिसाब से करता है। तो इस तरह से कॉपी नंबर आप बढ़ा सकते हैं। Their number can be go even higher. If we are able to link an alien piece of DNA, alien piece gene of interest with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. तो अगर हम लोग कोई बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड लिए जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है और उसको अगर हम लोग होस्ट में इंटीग्रेट करा देते हैं तो जैसे जैसे उसका नंबर रेप्लिकेशन होता जाएगा प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज डीएनए का वैसे ही आपको बैक्टीरियोफाज को क्या कर रहा है बैक्टीरिया में घुस रहा है। तो उस तरह से आपका जो है आपका कॉपी नंबर के साथ-साथ आपका प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। Vector used at present are engineered in such a way that they help easily linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant, है ना? तो वेक्टर को हम लोग इसी तरह से यूज़ करते हैं कि जो आपका फॉरेन डीएनए का मतलब उसके लिए तो फॉरेन ही डीएनए हुआ ना, प्लाज्मिड के लिए जो भी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट का अगर डीएनए प्लेस कर रहे हैं तो वो उसके लिए फॉरेन डीएनए हुआ। तो उसको इसलिए इंजीनियर करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं कि ताकि आपका जो फॉरेन डीएनए है उसमें ईज़िली जाकर के इंटीग्रेट कर जाए। अब वो जाकर के ईज़िली आपके होस्ट में इंटीग्रेट करे। अब देखिए फीचर क्या-क्या होने चाहिए आपको क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर होने के लिए, ठीक है? तो एक तो सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके पास होना चाहिए। कुछ सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएँगे। सिलेक्टेबल मार्कर क्यों कह रहे हैं? अब मान लीजिए कि हम एक बैक्टीरिया में आपने कोई जीन डाल दिए। जीन डालने के बाद अब जब वो रेप्लिकेट किया तो हमें तो वो तो बोलने नहीं ना जा रहा है कि हाँ, हम इसमें हैं, हाँ, हम इसमें नहीं बोलने जा रहे हैं। उसके लिए क्या होगा कि कुछ आपके पास ऐसे मार्कर होने चाहिए, जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि हाँ, इस कॉलोनी में जो है हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो चला गया। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, ठीक है? एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन हमने इसमें वेक्टर में आपका आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसमें एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। अब वो जो है हमने वेक्टर में उसको डाला और होस्ट में डाल दिया। अभी जब रेप्लिकेट किया तो जब ही इससे हम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट इसमें देंगे तो क्या होगा जो अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी होंगे कॉलोनी जिसमें नहीं हुआ होगा, नहीं वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसपोर्ट हुआ होगा या ग्रोथ नहीं उस तरह के ग्रो हो गए होंगे जिसमें ये जीन नहीं ट्रांसफर हुआ हो। तो क्या होगा? तब जैसे हम एम्पिसिलिन देंगे तो वो एम्पिसिलिन से किल हो जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंसी सिर्फ़ इसी के पास है जिसके पास वो वेक्टर है। समझ में आया?
उसके बाद क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्लोनिंग साइट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम वेक्टर को कहीं से भी तो नहीं कट कर देंगे, कहीं से कट कर देंगे वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक साइट होना चाहिए कहाँ पे हम लोग क्लोन कर रहे हैं, कहाँ पे हम वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स ऑफ इन प्लांट एंड एनिमल, है ना। उसके बाद उसके जो है वेक्टर्स होने चाहिए कि जो भी आपने क्लोनिंग दिया है, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्लाज्मिन है, उसके लिए फिर आपका उस वेक्टर के लिए आपको जो भी होस्ट होना चाहिए, प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया जो भी है, उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। दिस सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए इवन लिंक व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू द रेप्लिकेट विद इन द होस्ट। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द डीएनए। तो हम लोग देखे थे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फर्स्ट लेक्चर में ही देखे थे कि उसमें क्या होता है कि वहीं से जो है आपको जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है, और यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। So if one want to recover many copy of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high number copy, है ना। तो ऐसे अगर जिसको ज़्यादा आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसे ओडिसाइट को यूज़ करिए, या वैसा वेक्टर लीजिए जिसमें वैसा ओडिसाइट हो जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, जिसके बारे में हम लोग बार बार सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर कर रहे थे। इन एडिशन टू ओरी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द वेक्टर रिक्वायर सेलेक्टेबल मार्कर, है ना, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट करने का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो आपने दिया था वो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसमें नहीं गया, उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि कोई आपका वेक्टर है जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट में आपने एक कोई सेलेक्टेबल एंटीबायोटिक डाल दिया रेसिस्टेंसी का, तो इस तरीके से जो हमने एग्जांपल दिया था कि जो उस एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट देंगे तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो किल हो जाएगा, सिर्फ आपका ट्रांसफॉर्मेंट बचेगा। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक सच एज एम्पीसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, kanamycin, etc. are considered as useful as selectable marker for E. coli. The normal E. coli cell do not carry resistant gene against any of these antibiotic, ठीक है। जो नॉर्मल E. coli सेल्स होते हैं वो कोई भी एंटीबायोटिक, इस सभी में से कोई भी एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब हम आप लोग क्लोनिंग वेक्टर में डाल रहे हैं अगर उसके पास वो रेसिस्टेंट जीन है तो होगा। तो इस तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। जैसे आप एक देख पा रहे होंगे, ये जो है आपको PBr322 का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये इको R1 साइट है। इको R1 साइट क्या है? ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का साइट है। उसके बाद ये सब भी वही है, रेस्ट्रिक्शन साइट ही है। ये सब अलग अलग तरह के एंजाइम का दिया गया है ना। ये सब आप लोग देख लेंगे, नाम देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सब बस अभी आप नाम ही याद रखिए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन दिया है, और ये एक टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन का भी सीक्वेंस इसके पास पड़ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है ये वेक्टर में अगर हम कोई इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ओडी साइट भी है ना, PBUV साइट है, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है। तो अगर हम इसमें कोई भी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है तो वो एम्पीसिलिन से भी रेसिस्टेंट होगा और आपको टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट होगा। तो जब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, अब जैसे ये तो दोनों से होगा, अगर हम इसके बीच में टेट्रासाइक्लिन का मान लीजिए कि ये सीक्वेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, इसमें BAM-H1 एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का साइट भी है। तो अगर इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाएंगे जो BAM-H1 से कट हुआ हो, ठीक है, दिख रहा है BAM-H1 से कट हुआ है ना। तो ये इस पोर्शन पे आकर के लाइगेट कर जाएगा। जैसे लाइगेट करेगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा था अब वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जो जीन था वो आपको अल्टर्ड हो गया। तो अल्टर्ड हो गया तो ये कैरेक्टर भी लूज कर देगा, बट स्टिल ये एम्पीसिलिन रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कराएगा। तो अब मान लीजिए कि आप इस तरह के कॉलोनी आपने PBr322 यूज किया। अब आप देखना चाह रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारा लिया सेल, अब देखना चाह रहे हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है कि नहीं। एम्पीसिलिन से आप जब डालेंगे, एम्पीसिलिन का ट्रीटमेंट देंगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है दोनों किल हो जाएगा। लेकिन वहीं आप टेट्रासाइक्लिन का देंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो नहीं किल होगा, क्योंकि इसमें जो है ना हमने इसका अल्टर कर दिया है, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो किल हो जाएगा, क्योंकि सॉरी रेसिस्टेंट है तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो किल हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा था टेट्रासाइक्लिन का, बट अब नहीं करेगा क्योंकि ये अल्टर्ड हो गया है, ठीक है। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो किल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्टिवली मार्कर का आप लोग यूज कर पाते हैं। अब देखिए क्लोनिंग साइट,
In order to link the alien DNA, the vector need to have a very few, preferable single recognition site for commonly used restriction enzyme. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene of cloning. मतलब क्लोनिंग साइट क्या है? सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि आपका जो एलियन डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? उसके रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। वहीं से वो कट करके जो भी आपका एंजाइम है, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डालेंगे और वो उस तरह से जा करके वो बाइंड करेगा और इंट्रोड्यूस होगा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, है ना, बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट है विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट विच लीड टू कंप्लीमेंट। अब मतलब एक और देखिए, ये आपका कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि एक यहाँ पे एंजाइम था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इको R1 का ये तीनों साइट है, ठीक है? तो जैसे हम इको R1 से आप ट्रीटमेंट देंगे तो ये क्या होगा? 3 फ्रेगमेंट में बन जाएगा ना भाई, है ना? क्योंकि ये तीनों जगह जाकर के कट कर देगा। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. फिर आते हैं इस डायग्राम पे। तो आप कह रहा है कि जो आपका वेक्टर में जो आपने देखा कि यहाँ पे 2 रेसिस्टेंट जीन है एंटीबायोटिक का, तो जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ऐसा BAM-H1 ले जो इसको आके कट कर रहा है ना? इस किसी एक एंजाइम को, चाहे एम्पिसिलिन है यहाँ, तो वही बात हम आपको बता रहे थे कि इस जगह प्लेस करेंगे तो एज ए सेलेक्टेबल मार्कर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? वही करा है। ए लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट इन अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। तो है ना, जो एलियन डीएनए है उसको लाइगेशन जो है कहाँ करे? जो वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है उसमें करे, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके इजिली। क्यों? क्योंकि हम बता रहे थे कि कैसे आप जो है एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देंगे। जैसे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो आपका बच जाएगा एम्पिसिलिन से भी, है ना? जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे ट्रीटमेंट वो बच जाएगा, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो भी बचेगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंसी दोनों में है। लेकिन जैसे आप टेट्रासाइक्लिन का देंगे और इसमें आप जीन अपना इंटरेस्ट का डाल चुके हैं, तो ये क्या होगा? ये जो कैरेक्टर है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसी का ये लूज कर जाएगा और जो आपका ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बल्कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंट जीन उनके पास अभी भी पाए जाएंगे। तो इस तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल एट BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर PBR32, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसी ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल select out from the non-recombinant once by plating the transformant on a tetracycline containing medium, ठीक है? The transformant growing on ampicillin containing medium are then transferred a medium containing the tetracycline, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करें, जो एम्पिसिलिन मीडियम में डाले तो जो रेसिस्टेंट तो दोनों में था तो वो आएगा, फिर जब हम टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि जो उसका जो रेसिस्टेंसी था वो लूज हो गया होगा तब तक, ठीक है? The recombinant will grow in ampicillin containing medium not on the containing tetracycline। तो जो रिकॉम्बिनेंट होगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो आपको एम्पिसिलिन में तो ग्रो कर जाएगा बट जो नहीं टेट्रासाइक्लिन में नहीं कर पाएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक, है ना? जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो दोनों पे करेगा, चाहे दोनों एंटीबायोटिक हमने यूज किया तब भी। In this case, one antibiotic resistant gene help in the selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of the alien DNA and help in the selection of the recombinant। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन, है ना? तो जो टेट्रासाइक्लिन का जो आप देख पा रहे थे, इसमें ये टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंट जीन प्रोवाइड कर रहा था। अब ये जो है इसमें हमने इंसर्ट जो कर दिया अपना, इस वजह से जो है इंसर्ट जब कर दिया तो इसका जो कैरेक्टर था ये लूज हो गया। तो ये मतलब क्या हो गया? ये टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिवेटेड हो गया। इसीलिए हम लोग इस टर्म क्या दे रहे हैं? इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इंसर्ट किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन, ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि आपका एक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या होता है, फिर हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा, एक टर्म के बारे में देखा कि इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन क्या होता है, कैसे हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करके हम लोग अपना
ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए ठीक है, तो हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोग क्लास में ये करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन हमने देखा था कल। कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पहले के क्लास में, हो गया था सबका, ईज़ी था, है ना? पहला ही सेकंड थर्ड स्लाइड में ही आप देखेंगे इसका आंसर था। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है सीयूईटी 2022 में आया हुआ है। एक देखिए, ये लंबा-चौड़ा, बहुत लंबा-चौड़ा स्टोरी दिया गया है। उसमें आपको पूछा गया है आपका का क्या पूछा गया है? एग्रोज इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इतना लंबा-चौड़ा पढ़िएगा आप, ये पूरा बहुत अच्छा से दिया गया। पूरा ये आप समझिए, अभी जो क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा स्टोरी दिया गया है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीयूईटी 22 में। तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ था, है ना? बैक्टीरिया से हुआ था क्या? कि मैरिन एनिमल से हुआ था? सीवीड से या फंजाई से? तो आप देखे होंगे कि सीवीड से हुआ था, है ना? हम अभी आपको स्लाइड में भी दिखाते हैं, हमने कहाँ मेंशन कर रखा था। है ना? यहाँ देखिए, एग्रोज जो है, एग्रोज विच इज नेचुरली पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे साथ बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन आपको कैसे चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। तो आप हमारे साथ अगर बने हुए हैं तो इस यूनिट से आपको पूरे सीयूईटी आपका क्वालिफाई होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, हम बने हुए हैं, हम आपके क्वेश्चन को जरूर जवाब देंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।